स्वागत है बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बुगो। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में कवक पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम कवक के कई टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यीस्ट की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी, एल्बुगो की वेजिटेटिव स्टेज से पढ़ी, एल्बुगो में पाए जाने वाला अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा था और आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले कवकों के सामान्य लक्षणों से संबंधित 3 वीडियोज अपलोड किए गए थे, जिसमें सभी कवकों के सामान्य लक्षण के बारे में डिस्कस किया गया था। कवक को पूरा समझने के लिए इसे पूर्व अपलोड किए गए वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ये मुख्य रूप से विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में क्या होता होगा, तो नाम क्या है, विषम, अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है जो आकार की और कार्यकी में अलग अलग होते हैं। तो पहला कंप्लीट हो जाता है, पहला कंसेप्ट कि एल्बुगो में विषम युग्मकी प्रकार का जनन होता है। इसमें जनन अंग की बात करें जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, तो वो होता है एक तो पूधानी, वो नर जनन संरचना होती है, और दूसरी होती है मादा जनन संरचना के रूप में अंडदानी। तो अंडदानी में कौन सा युग्मक का निर्माण होगा, अंडकोशिका का, और पूधानी में पुंमणु का निर्माण होगा या नर युग्मक का निर्माण होगा। जनन अंग कहाँ पे विकसित होते हैं, तो जनन अंग मुख्य रूप से कवक तंतु से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं, कवक तंतु से। और किस में होते हैं, परपोषी कोशिका में होता है। जैसे ये एक परपोषी कोशिका है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस कवक परपोषी कोशिका के अंतरकोशिकीय अवकाश में कवक जाल पाया जा रहा है, उपस्थित है। और जैसे ही एल्बुगो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, उस समय इसमें लैंगिक जनन अंग अर्थात पूधानी और अंडदानी का विकास होगा। इस विकास के दौरान इस परपोषी कोशिकाओं की ग्रोथ बढ़ जाती है। फलस्वरूप उस परपोषी कोशिका का संक्रमित भाग, चाहे पर्ण हो, पुष्प हो या फल हो, वो विकृत हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में उस पादप भाग में अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाएगी, अतिवृद्धि। और अतिवृद्धि के फलस्वरूप उसमें विरूपण प्रारंभ हो जाता है। पादप भाग की संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या नाम देते हैं, विरूपण। हमने शुरुआत में एल्बुगो से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस किया था। उसमें ये कहा था कि एल्बुगो के द्वारा श्वेत स्फोटिका रोग उत्पन्न होता है, वो मूल रूप से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाता तब प्रारंभ होता है। और दूसरा कि इस एल्बुगो के संक्रमण के कारण अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और विरूपण होता है। तो ये अतिवृद्धि और विरूपण कब होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस समय। अब लैंगिक जनन अंग कहाँ पर उत्पन्न होंगे, तो हो सकता है कि एक कवक तंतु पर पूधानी बने और एक कवक तंतु पर अंडधानी बने। लेकिन एल्बुगो कैंडिडा में पूधानी और अंडदानी दोनों ही पास पास में विकसित होती है, एक ही कवक तंतु से विकसित होती है। तो हम लैंगिक जनन संरचना का विकास और लैंगिक जनन प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, वो मुख्य रूप से एल्बुगो कैंडिडा से संबंधित है। होता क्या है, इसमें 2 जनन संरचना विकसित होती है, एक अंडदानी होती है और एक पूधानी होती है। दोनों कैसे विकसित होती है, कवक तंतु से एक ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है जो लगभग जीवद्रव्य की अधिकता के कारण गोलाकार हो जाती है। कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। गोलाकार होने के बाद में ये संरचना अपने आधारीय भाग से एक पट्ट के द्वारा एक पट्ट निर्मित होता है, और इस पट्ट के निर्मित हो जाने से वो शेष कवक तंतु से जीवद्रव्य के रूप से पृथक हो जाती है। जीवद्रव्य का मतलब क्या होता है कि ये संरचना इस कवक तंतु से जुड़ी हुई तो है, लेकिन इसका जीवद्रव्य और इसके जीवद्रव्य पट के द्वारा अलग होता है। इसको नाम देते हैं जीवद्रव्य के रूप से पृथक होना।
इस प्रकार की इस फूली हुई संरचना को नाम देते हैं अंडधानी या ओगोनियम। आप समझ लीजिए कि एक तंतु से ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है जो धीरे धीरे जीव द्रव्य की अधिकता के कारण फूल करके गोलाकार हो जाती है। इसको नाम देते हैं अंडधानी। इस अंडधानी में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये क्या है? केंद्रक है। और ये केंद्रक लगभग 16 से 32 तक होते हैं। ये 32 केंद्रक फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के ये 100 से लगा करके 300 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। तो इस अंडधानी में कितने केंद्रक हुए? 300 केंद्रक हुए। प्रारंभिक स्थिति में इस अंडधानी के अंतर्गत छोटी छोटी रिक्तिकाएं, केंद्रक और जीव द्रव्य अनियमित रूप से पाए जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा जीव द्रव्य एक जैसा दिखता है। लेकिन कुछ समय के बाद में अंडधानी के जीव द्रव्य में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है? एक केंद्र को छोड़ करके, कितना केंद्रक? एक केंद्रक। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 100 केंद्रक थे तो एक केंद्रक रह गया पीछे और 99 केंद्रक गमन करते हैं परिधीय क्षेत्र की ओर, जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग होता है परिधीय भाग, जिसमें केंद्रकों की संख्या अधिक होती है, इसमें रिक्तिकाएं भी अधिक पाई जाती है। इसको नाम देते हैं परिधीय जीव द्रव्यों में, उसको नाम देते हैं पेरिप्लाज्मा या परिद्रव्य। क्या कहेंगे इसको? परिद्रव्य या पेरिप्लाज्मा। जबकि इसके केंद्रक में पाए जाने वाले, केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले एकल केंद्रीय जीव द्रव्य, उसको नाम देते हैं डिम्ब द्रव्य अथवा प्लाज्मा नाम देते हैं। जब अंडधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो उसका जीव द्रव्य कितने भागों में विभक्त होता है? परिधीय जीव द्रव्य परिद्रव्य कहलाता है और केंद्रीय जीव द्रव्य जिसमें एक केंद्रक होता है डिम्ब द्रव्य कहलाता है। डिम्ब द्रव्य में भी रिक्तिकाएं विकसित हो जाने पर क्या बनेगी? रिक्तिका बनेगी। रिक्तिका बनने के साथ में ये जीव द्रव्य अब कणिका में हो जाता है। कैसा हो जाएगा? कणिका में। और कणिका में इस जीव द्रव्य को अब सीनोसेंट्रम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? सीनोसेंट्रम। कब? जब वो उस डिम्ब द्रव्य का जीव द्रव्य कणिका में हो जाता है। इस प्रकार की बनी हुई गोलाकार और फूली हुई संरचना को क्या नाम देंगे? अंडधानी। अब एल्बुगो कैंडिडा के संदर्भ में बात करते हैं तो पूदानी भी अंडधानी के पास में स्थित होती है और वहीं पे विकसित होगी। पूदानी भी अंडधानी के पास के कवक तंतु के कल्पनुमा संरचना के रूप में विकसित होती है। वो भी एक पट के द्वारा, किसके द्वारा? पट के द्वारा शेष कवक तंतु से पृथक हो जाती है। अब इस पट का निर्माण होने पर के बाद में जो संरचना बनती है उसको क्या नाम देते हैं? पूदानी कहते हैं। इस पूदानी में लगभग 6 से लगा करके 12 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी केवल एक केंद्रक होता है, वो तो रहेगा सक्रिय, वो नरयुग्मक के रूप में काम करेगा और बाकी हो जाता है निष्क्रिय। इस प्रकार से एक पूदानी अंडधानी के साथ में अर्धचंद्राकार रूप में या कल्पनुमा संरचना के रूप में, मुद्राकार संरचना के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार से एल्बुगो में 2 जनन संरचना विकसित हो जाती है, एक अंडधानी कहलाती है और एक पूदानी कहलाती है। जब अंडधानी और पूदानी का विकास कंप्लीट हो जाता है तो वो परिपक्व हो जाएगी। अब परिपक्व बने होने के बाद में उसमें निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं? निषेचन को पढ़ रहे हैं। होगा क्या? इस पूदानी से, जिस जगह से वो अंडधानी से संप्रकित होता है, उस जगह से पूदानी से एक अतिवर्ती विकसित होकर के परिद्रव्य को भेदते हुए डिम्ब द्रव्य तक पहुंचती है। किसको भेदते हुए? अंडधानी भित्ति को भेदा, फिर परिद्रव्य को भेदा, उसके बाद में कहाँ तक पहुंचा? वो डिम्ब द्रव्य तक वो नलिका पहुंचती है। इस नलिका को कहते हैं निषेचन नलिका। निषेचन नलिका नाम देते हैं।
इस निषेचन नलिका से होते हुए नर युग्मक सीनोसेंट्रम तक पहुंचता है, क्योंकि डिम्बद्रव्य किसका सीनोसेंट्रम के रूप में, तो कहाँ पहुंचा सीनोसेंट्रम में। सीनोसेंट्रम पर नर युग्मक पहुंचने की इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगेमी नाम देते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में वो पूरी की पूरी अंडधानी एक संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक। एक तो होता है नर केंद्रक जो उदानी से प्राप्त हुआ है, और दूसरा होता है मादा केंद्रक जो डिम्बद्रव्य के अंतर्गत उपस्थित था। जैसी अंडधानी प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, उसके बाद में इसी पूरी अंडधानी के चारों तरफ 2 आवरण निर्मित हो जाता है। बाह्य आवरण होता है वो कणिका में होता है, वो बाह्य छोल कहलाता है, कणिका में। जबकि आंतरिक आवरण होता है वो होता है चिकना होता है, उसको अंतःचोल कहते हैं, या हम इसको इंटाइन नाम देंगे और बाह्य छोल को एक्साइन नाम देंगे। कुछ समय के बाद में दोनों युग्मक आपस में जुड़ते हैं, दोनों युग्मक नर केंद्रक मादा केंद्रक आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? एक द्विगुणित कोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के चारों तरफ मोटे आवरण का निर्माण हो जाता है, तब इस संरचना को नाम देते हैं ऊ स्पोर। किसका निर्माण हुआ? ऊ स्पोर का निर्माण हो गया। अब ये ऊ स्पोर प्रतिकूल वातावरण है तो लंबे समय तक वातावरण में पड़ा रहता है, और यदि प्रतिकूल वातावरण नहीं है तो अंकुरित हो जाता है, अर्थात एल्बुगो को ऊ स्पोर के रूप में अपना प्रतिकूल समय व्यतीत कर लेता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है उस समय क्या होगा? ये 2n केंद्रक विभाजित होगा और लगभग 32 केंद्रक बनाएगा, और 32 2n केंद्रक फिर विभाजित होगा, तो लगभग 100 से लगा कर 200 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक है, केंद्र के चारों तरफ जीवद्रव्य खंड का निर्माण होगा, और जीवद्रव्य खंड बनते ही इसके पार्श्व भाग पर कशाभिका विकसित होगी। इन कशाभिक युक्त संरचनाओं को नाम देते हैं चल बीजाणु। क्या कहेंगे? चल बीजाणु नाम देते हैं। इस ऊ स्पोर में उपस्थित सभी चल बीजाणु एक पुट्टिका के रूप में इस ऊ स्पोर से बाहर निकलते हैं। कब निकलेंगे? जब जल इनको अवेलेबल होता है। जब पुट्टिका जल में विलीन हो जाती है तो सभी चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद में जब एकल चल बीजाणु की बात करें तो वो इस प्रकार का दिखता है। कैसा दिखेगा? 2 कशाभिकाएं होगी, दोनों कशाभिकाएं पास में होगी, और सामान्य तौर पर ये किडनी के आकार का दिखाई देता है। एक सिंगल चल बीजाणु की संरचना इस प्रकार की होगी। ये बीजाणु जब किसी उपयुक्त परपोषी कोशिका तक पहुंचता है, परपोषी पादप की पर्ण तक पहुंचता है, तो वहाँ पे अपनी कशाभिकाओं को अलग कर लेता है, त्याग देता है। और त्यागने के बाद में ये चल बीजाणु किस में परिवर्तित हुआ? अचल बीजाणु में, डिफ्लैजिलेट जूस्पोर कहलाता है, या कशाभिक विहीन चल बीजाणु। अब ये क्या करेगा? आर्द्रता को ग्रहण करेगा। आर्द्रता को ग्रहण करते ही सबसे पहले क्या करेगा? एक ट्यूब का निर्माण करेगा। इसको नाम क्या देंगे हम? जनन नलिका कहते हैं। और ये जनन नलिका कहाँ से होते हुए? रंध्रों से होते हुए परपोषी कोशिका में प्रवेशित होती है, और प्रवेशित होकर किसका निर्माण करेगा? कवक तंतु का करेगा। और वो कवक तंतु वापस जाल के रूप में परिवर्तित होकर के कवक जाल बनाता है। इस प्रकार से एल्बुगो में विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें लैंगिक अंगों के रूप में अंडधानी व उधानी निर्मित होती है। निर्मित होने के बाद कितने भागों में जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है? तो पहला इस स्टेप तक आते हैं अपन, तो लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, अंडधानी
व पूदानी का विकास। पहला तो होगा विकास। जब विकास हो जाता है तो निषेचन नलिका बनेगी, इसका मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नंबर सेकेंड, निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब ऊस्पोर बनेगा। तो नंबर 3 ऊस्पोर बना। ऊस्पोर का अंकुरण होगा। तो नंबर 4 ऊस्पोर का अंकुरण। अंकुरण जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनेंगे, चल बीजाणु। ये चल बीजाणु। और फिर क्या होगा, चल बीजाणु का अंकुरण। चल बीजाणु का अंकुरण। इस प्रकार से कुल 6 पदों में एल्बुगो में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से इस टॉपिक की समाप्ति के साथ ही हमने एल्बुगो को कंप्लीट पढ़ लिया। पहले पढ़ा इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, फिर पढ़ी इसकी कायिक संरचना, उसके बाद में उसमें अलैंगिक जनन की विधि, और फिर पढ़ा इसमें लैंगिक जनन की विधि। अब हम इस एल्बुगो के जीवन चक्र का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एक आउटलाइन के रूप में इसका जीवन चक्र कैसा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, एल्बुगो में जनन 2 विधि से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, सबसे पहले एल्बुगो तंतु से, जो एल्बुगो एप्लॉइड है, से कॉनिडियोफोर या कॉनिडियम धन विकसित होगा। इससे कॉनिडिया बनेंगे। कॉनिडिया से जूस्पोर एंजाइम के रूप में कार्य करते हुए किसका निर्माण होगा, जूस्पोर बनेंगे। और वो जूस्पोर जब जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेट होंगे, तो वापस एक नए कवक तंतु का निर्माण होगा। वो कौन सा होगा, एल्बुगो का बनेगा। जब एल्बुगो लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उस समय क्या होगा, एल्बुगो के हाइफी से या कवक तंतु से 2 प्रकार की जनन संरचना बनती है। ओगोनियम बनेगी, वो भी हैप्लॉइड होगा, और दूसरा एंथ्रीडियम बनेगा, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड बनेगा। ओगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और एंथ्रीडियम में क्या विकसित होगा, मेल न्यूक्लियस होगा, एक हैप्लॉइड होगा। मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स के माध्यम से हुए सिनोसेंट्रम या एग तक पहुंचेगा, और एग न्यूक्लियस से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल्स बनेगी, जिसके चारों तरफ मोटे आवरण का निर्माण होगा। उस डिप्लॉइड सेल्स को क्या नाम देते हैं, oospore कहेंगे। तो ये कैसा हुआ, डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। द्विगुणित oospore के अंदर मियोसिस के द्वारा सबसे पहले 4 केंद्रकों का निर्माण होगा, 4 से फिर 32 केंद्रक बनेंगे, और 32 केंद्रकों का निर्माण होने के बाद फिर जीवदेही विखंडन होगा, कोशिका बनेगी, कोशिका पर फ्लैजिला विकसित होगी, जूस्पोर बनेंगे। ये जूस्पोर कैसे होंगे, एन, क्योंकि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड बने, तो हैप्लॉइड जूस्पोर हुआ। अब ये जूस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेशन होने के बाद वापस एक नए कवक तंतु का निर्माण होगा, किसका होगा, एल्बुगो का। तो जूस्पोर चूंकि हैप्लॉइड थे, इसलिए बनने वाला कवक तंतु भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इस प्रकार से एल्बुगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ये क्या हुआ, लाइफ साइकिल की आउटलाइन हुई। क्या हो गई, लाइफ साइकिल की आउटलाइन। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि एल्बुगो या किसी भी कवक, पर्टिकुलर कवक के जीवन चक्र का आरेख बनाइए। इस प्रकार से इस टॉपिक के समाप्ति पर ही एल्बुगो का जीवन चक्र कंप्लीट होता है। थैंक यू।